कैसे हैं दोस्तों। तो भाई आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और दोस्तों ये रहा हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। लिखा जी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। कौन से साल में हुआ था दोस्तों? ये तो ऊपर ही लिखा है 1965 में मेरे भाई। तो ये 1965 का ये जो एक्ट है ये इसमें इनेक्ट हुआ था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो भाई बोनस एक्ट का पर्पस क्या है? आइए इसके सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ें। सबसे पहला कहता है पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्संस एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स। यही लग रहा है। सिक्योर गुड वर्किंग कंडीशंस नो, रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स नो, प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स नो। ये तो फैक्ट्री की कहानी थी। तो भाई इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ बोनस। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर ए। द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हैव नो से ऑन डैश बोनस। कि भाई किस तरह के बोनस पर आप बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो पुराने जमाने में कस्टमरी बोनस दिया जाता था, यहां पर हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हम तो जो लॉ के द्वारा बताया गया स्टैट्यूटरी बोनस है उसकी कहानी देखते हैं। ठीक बात है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाइज टू एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री और वेयर मोर देन डैश पर्संस। तो भैया वहां कितने पर्संस? मोर देन डैश पर्संस आर एम्प्लॉयड इन एन ईयर। तो भैया यहां पर अप्लाई क्या होता है? 20 या उससे ज्यादा लोग अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो बोनस एक्ट अप्लाई हो जाता है। आगे चलते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में गिविंग नॉट लेस देन डैश डेज नोटिस या डैश मंथ्स नोटिस क्या कर सकती है? ये देखें। तो भाई अब हमें देखना है कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। ऑफ इट्स इंटेंशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट। तो भाई कितने टाइम का आपको देना पड़ता है? नॉट लेस देन 2 months नोटिस। नॉट लेस देन 2 months नोटिस, कम से कम 2 महीने का नोटिस दोस्तों यहां पर देना पड़ता है। ठीक बात है ना? तभी वो उस पर अप्लाई कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया। वेयर एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाइज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 20 persons. However, the number of persons so specified shall in no case be less than 10 persons. तो जी अगला क्वेश्चन कहता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग शैल पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नॉट अप्लाई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों आप जानते हैं इनमें से किसी पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों हमारा यहाँ ऑल ऑफ दी अबव। आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। लिखा टू विच ऑफ द फॉलोइंग शैल पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट शैल नॉट अप्लाई? एम्प्लॉइज ऑफ आरबीआई, यूटीआई, आईडीबीआई। ये तो भैया सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके बारे पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनके अलग रूल्स होते हैं। राइट, इसीलिए इन पर भी अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसेस? प्रॉफिट बेस्ड बोनस होता है जी, कस्टमरी बोनस बिल्कुल होता है जी, अटेंडेंस बोनस ये भी होता है। तो यानी हर तरह के बोनस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 10, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी? तो आपको याद होगा कि हम उस पीरियड की बात करते हैं जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी कहां पर? एजीएम में दिए जाते हैं। आइए देखिए, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 1st to 31st March, नो। पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी इज मेड, नो। पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी लेड बिफोर एजीएम, बिल्कुल ठीक बात। तो इस डी को तो वैसे देखने की जरूरत नहीं है। ईयर एंडिंग ऑफ द डे ऑन विच बुक्स आर टू बी क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड, नो। तो ये एजीएम वाला जो आंसर है भैया यही हमारा करेक्ट है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एलोकेबल सरप्लस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। देख रहे हैं आप, अदर देन अ बैंकिंग कंपनी विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट। कितना था? 67%। 67%। जिसने अरेंजमेंट मेड नहीं किया लेकिन जिसने दोस्तों बना लिया हो, उसका आपको याद है कि नहीं, उसके अंदर 60% होता था। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या, यही तो नहीं है? अरे हाँ बिल्कुल वही है। एलोकेबल सरप्लस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी व्हिच हैज मेड द अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जिसने अरेंजमेंट कर लिया है तो भैया उसका आंसर क्या था? 60%। ठीक बात है कि नहीं? अब आया दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि रीसेंट अमेंडमेंट आई है इसमें, राइट? तो एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेजेस नॉट एक्सीडिंग डैश इन एनी इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका आंसर अभी तक क्या था? 10,000 रुपए पर मंथ। क्या कहा मैंने? 10,000 रुपए पर मंथ। लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट के अनुसार अब ये अमाउंट बढ़ा करके 21,000 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 21,000 रुपीज पर मंथ। और आपको याद होगा कि एक अमाउंट था 3,500 रुपीज पर मंथ, कि भैया जिस व्यक्ति की सैलरी इससे ज्यादा हो जाती है तो हम उसे क्या प्रिज्यूम करेंगे, ऐसा पॉइंट याद है कि नहीं? उसके अंदर भी चेंज आया है तो उसका भी हमें डिस्कशन करना है, राइट? पॉइंट आएगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट फॉर एम्प्लॉय एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो भैया इसमें कौन कौन से काउंट नहीं होंगे? पार्ट टाइम एम्प्लॉय काउंट होता है जी, अनस्किल्ड एम्प्लॉय काउंट होता है जी, अप्रेंटिस काउंट नहीं होता मेरे भाई। तो इसका आंसर हो गया 14। A corporation in which not less than dash of its capital is held, whether singly or taken together by RBI or government, is known as establishment in public sector। तो आपको याद होगा दोस्तों 40% अगर कैपिटल, नॉट लेस देन 40% अगर कैपिटल इनके द्वारा ली गई है तो वो क्या कहलाएगी? एस्टैब्लिशमेंट इन व्हाट? पब्लिक सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक अलग ही पॉइंट है, क्वेश्चन है, एक ध्यान से पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता हूं मेरे भाई। लिखा है सैलरी और वेज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डज नॉट इंक्लूड ट्रैवलिंग कंसेशन, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। भैया ये तो तीनों इंक्लूड नहीं होते, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, which of the following constitute salary or wages for the purpose of payment of bonus act subsistence allowance। आता है जी या नहीं आता? क्या लिखा है? which of the following constitute subsistence allowance, layoff compensation, overtime allowance, all of the above। तो मेरे भाई आपको याद होगा कि सब्सिस्टेंस अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस हम कभी भी इसमें काउंट नहीं करते थे, लेकिन ले ऑफ जब होता है तो वो तो एक तरह की सैलरी के लिए ही अमाउंट दिया जाता है, कंपनसेशन, कि भैया मेरे पास काम नहीं है। एम्प्लॉयर क्या कहते हैं एम्प्लॉय से कि दोस्तों मेरे पास काम नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सैलरी दूंगा, इसीलिए वो सैलरी का पार्ट होता है और ले ऑफ कंपनसेशन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और कोई इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन 18, establishment for the purpose of payment of bonus act shall include what? Department of an establishment, बिल्कुल आएगा जी। Undertaking and branches situated in the same place, बिल्कुल आएगा। सेम क्या, डिफरेंट प्लेसेस भी आएगा। Undertaking of and branches situated in different places, ये भी आएगा। तो इसका मतलब all of the above हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। Gross profit for the purpose of banking company is calculated in the manner in which schedule? बैंकिंग कंपनी का दोस्तों आपको याद होगा कि फर्स्ट शेड्यूल में काउंटिंग होती है इसकी, याद है कि नहीं? फर्स्ट शेड्यूल में। लेकिन अदर देन बैंकिंग कंपनी हो तो कहां होती है? सेकंड शेड्यूल में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लें। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अदर देन बैंकिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द बोनस एक्ट? ये तो बता ही दिया था अभी, सेकंड शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है 21 कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स आर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? आपको याद होगा डिप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट, रिजर्व और थर्ड शेड्यूल में दी गई आइटम सभी को माइनस करते थे,
और इस क्वेश्चन में भैया ये सब लिखा है, अमाउंट बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट अलाउंस थर्ड शेड्यूल में दी गई आइटम्स, इन सबको माइनस करते हैं, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया मेरे पास। एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड बाय हिज एम्प्लॉयर इन एन अकाउंटिंग ईयर बोनस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइडेड he has worked in the establishment for not less than dash days। तो दोस्तों आपको याद होगा कि भाई कितने दिन मिनिमम काम करना पड़ता था, 30 दिन, याद है कि नहीं। तो 30 दिन लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन ए में, तो इसलिए आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन ए। An employee suspended but subsequently reinstated with full back wages. Reinstated back with full wages will for bonus for the period of suspension क्या reinstate कर दिया, तो मैं इसे क्या बोनस के लिए will be dash आना चाहिए। So an employee suspended but subsequently reinstated back with full wages will be dash for bonus for the purpose of suspension। बताइए क्या इस पीरियड ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, क्या वो सस्पेंडेड पीरियड के लिए उसको बोनस दिया जाएगा? अरे भाई उसकी गलती थी नहीं, आपने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसे आप रीइंस्टेट कर रहे हो विद बैक वेजेस, सारी की सारी वेजेस दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया उसको बोनस भी देना पड़ेगा या नहीं? यस, तो बोनस के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया मेरे भाई, मेरे सामने लिखा क्या है, an employee shall be disqualified from receiving bonus under bonus act if he is dismissed from the service for fraud, riotous or violent behavior, theft, misappropriation और sabotage। चारों के चारों ठीक है मेरे भाई, चारों के चारों ठीक है कि नहीं। सेक्शन 9 डिस्क्वालिफिकेशन याद है या नहीं? So 25, if an employee is dismissed from service for any act of misconduct enumerated in section 9, he stands disqualified from receiving bonus under the act of all years। भैया उसका तो सारा का सारा बोनस ही अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो सारी हरकतें करेगा तो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक बात है कि नहीं, तो उसे फिर बोनस क्यों मिले। Okay, question number 26. Every employer shall be bound to pay to every employee in respect of any accounting year a minimum bonus which shall be dash of the salary। तो भैया मिनिमम कितना देना पड़ता है, हमको याद है 8.33%। और अगला क्वेश्चन मैक्सिमम बोनस का है, ये भी आपको याद होगा, मैक्सिमम कितना है, 20% बोनस। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो मैक्सिमम 20% बोनस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे भाई। बोनस इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको याद होगा भैया, चाहे कुछ भी हो, बोनस तो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कम हो प्रॉफिट, चाहे ज्यादा हो, चाहे लेस हो या निल हो। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज, किसी भी केस में बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा, बट हाँ वो एडजस्ट हो जाता है, राइट, याद है कि नहीं। तो दोस्तों आ गया हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें नया चेंज आ गया है। यस, जैसे कि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 की सैलरी कर दी गई लिमिट, उसी तरह से यहां पर भी सैलरी की एक पोजीशन को बदला गया। आइए देखें, where the salary or wage of an employee exceeds dash per month, the bonus payable under section 10 or 11 shall be calculated as if his salary or wages were पर मंथ कितनी मान ली जाएगी? भैया आपको याद होगा 3500 रुपीज था ये अमाउंट बदल करके अब 7000 हो गया है, रीसेंट अमेंडमेंट, ठीक है कि नहीं। 2014 से एप्लीकेबल है ये, रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2014। क्या है दोस्तों ये 1 अप्रैल 2014 से, आई तो अमेंडमेंट बाद में है एप्लीकेबल, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगी 1 अप्रैल 2014 से। अमेंडमेंट आई थी 2015 में, बट एप्लीकेबिलिटी क्या आएगी इसकी, रेट्रोस्पेक्टिवली, राइट। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ऐसे केस में कितना अमाउंट है ये, 7,000 का अमाउंट, ठीक है। तो 7,000 से ज्यादा सैलरी माने अगर है किसी की, तो इस कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हम क्या मानेंगे कि भैया 7,000 ही है, राइट।
डैश शैल बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस। तो भैया क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एम्प्लॉय हैज बीन ऑन लीव विद सैलरी और वेजेस। बताइए क्या इंक्लूड करेंगे या नहीं? यस। एम्प्लॉय हैज बीन एब्सेंट ड्यू टू टेम्पोरेरी डिसेबलमेंट, इसे भी इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉय हैज बीन ऑन मैटरनिटी लीव विद सैलरी और वेजेस। ऑल ऑफ दी अबव आ गया दोस्तों, आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following can be adjusted against the bonus required to be paid under the bonus act? तो भैया चाहे आप किसी भी तरह का बोनस पे करो, पूजा, कस्टमरी, इंटरिम बोनस, ये सारे के सारे एडजस्ट किए जा सकते हैं। यस, अगर आपने ये अमाउंट पहले पे कर दिया तो जो फाइनल स्टैट्यूटरली एक बोनस का अमाउंट बनता है उसको उसमें इसे एडजस्ट किया जा सकता है। Question number 32, where there is a dispute regarding the payment of bonus pending before any authority under all amounts payable to an employee by way of bonus act shall be paid in cash by the employer। आपको याद होगा दोस्तों कि इस अमाउंट को एक महीने के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, तो आंसर यहाँ क्या है? 1 मंथ। तो ये है मेरे भाई इसका आंसर 1 मंथ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है the bonus should be paid within a period of dash months from the close of an accounting year। तो आपको याद होगा दोस्तों 8 महीने के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के, अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के 8 महीने के अंदर पे करना पड़ता है, तो आंसर हो गया 8 मंथ्स। 34, क्वेश्चन नंबर 34 आ गया मेरे भाई। having regard to the financial position and other relevant circumstances may by notification in the official gazette exempt for such period as such establishment or class of establishments from the bonus act। आपको याद होगा दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए वो क्या कर दे, कुछ समय के लिए ये बोनस एक्ट के सारे प्रोविजंस या उसके कुछ प्रोविजन से उसे एग्जेम्प्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? और बाद में दोबारा लगा दे, ये भी पावर है। ठीक बात है या नहीं? वही सेम चीज बताई गई है। चलिए आगे देखें। If any person contravenes any provisions of this act or any rule made thereunder, he shall be punishable with, याद है आपको 6 महीने और 1000 रुपए की सजा, या दोनों? तो ये रहा भैया हमारा आंसर, सी इसका आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का काम यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं दोस्तों? तो भाई आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और दोस्तों ये रहा हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। लिखा जी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कौन से साल में हुआ था दोस्तों? ये तो ऊपर ही लिखा है 1965 में मेरे भाई। तो ये 1965 का ये जो एक्ट है ये इसमें इनेक्ट हुआ था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? तो भाई बोनस एक्ट का पर्पस क्या है? आइए इसके सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला कहता है पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्संस एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स, यही लग रहा है। सिक्योर गुड वर्किंग कंडीशंस, नो। रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, नो। प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, नो। ये तो फैक्ट्री की कहानी थी। तो भाई इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ बोनस। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर ए। द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हैव नो से ऑन डैश बोनस, कि भाई किस तरह के बोनस पर आप बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो पुराने जमाने में कस्टमरी बोनस दिया जाता था, यहां पर हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हम तो जो लॉ के द्वारा बताया गया स्टैट्यूटरी बोनस है उसकी कहानी देखते हैं। ठीक बात है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाइज टू एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री और वेयर मोर देन डैश पर्संस। तो भैया वहां कितने पर्संस? मोर देन डैश पर्संस आर एम्प्लॉयड इन एन ईयर। तो भैया यहां पर अप्लाई क्या होता है? 20 या उससे ज्यादा लोग अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो बोनस एक्ट अप्लाई हो जाता है। आगे चलते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में गिविंग नॉट लेस देन डैश डेज नोटिस या डैश मंथ्स नोटिस
क्या कर सकती है, ये देखें। तो भाई अब हमें देखना है कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। ऑफ इट्स इंटेंशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट। तो भाई कितने टाइम का आपको देना पड़ता है, नॉट लेस देन 2 months नोटिस, नॉट लेस देन 2 months नोटिस, कम से कम 2 महीने का नोटिस दोस्तों यहां पर देना पड़ता है। ठीक बात है ना, तभी वो उस पर अप्लाई कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया, वेयर एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाइज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 20%. However, the number of persons so specified shall in no case be less than 10 persons.